जरा सोचिए, एक पूरा समुदाय, जिनकी जमीन, जिनकी पहचान, जिनका सब कुछ उनसे छीना जा रहा है। ठीक इसी गहरे संकट से जन्म हुआ भारत के सबसे शक्तिशाली आदिवासी विद्रोहों में से एक का मुंडा उलगुलान। और इस पूरे विद्रोह के केंद्र में थे एक ऐसे करिश्माई नेता, बिरसा मुंडा, जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बस एक शब्द से शुरुआत करनी है, उलगुलान। इसका मतलब है एक जबरदस्त उथल-पुथल, एक महाविद्रोह। ये एक शब्द ही अपने आप में इस आंदोलन की पूरी आग और जुनून को बयां कर देता है। तो हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस संकट को समझेंगे जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया। फिर हम जानेंगे धरती आबा यानी बिरसा मुंडा के उदय के बारे में। उसके बाद उलगुलान के 3 सबसे जरूरी चरणों को देखेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे एक हार के बावजूद इस आंदोलन ने एक ऐसी जीत हासिल की जो आज भी मिसाल है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संकट में एक समुदाय। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मुंडा लोगों को इतना बड़ा, इतना जबरदस्त कदम उठाना पड़ा? देखिए, इस सारे संकट की जड़ थी जमीन। मुंडा समुदाय की सदियों पुरानी एक व्यवस्था थी खुटकटी, मतलब जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इस व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंका और नतीजा, उनकी अपनी ही जमीनें उनसे छीनी जाने लगी। ऐसा समझिए कि उनकी दुनिया रातों रात पलट गई थी। जहां पहले पूरे समुदाय की जमीनें थीं, वहां अब दिकू यानी बाहरी जमींदारों और साहूकारों का कब्जा हो गया था। जहां पहले उनके अपने लोग अपने तरीके से शासन करते थे, वहां अब साहूकारों का राज चल रहा था। और जो आत्मनिर्भरता थी, उसकी जगह ले ली थी बेगारी और जबरदस्ती वसूले जाने वाले गैर कानूनी टैक्स ने। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, 1894 में एक नया वन कानून आ गया। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये मुंडा लोगों की जिंदगी पर, उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। उनके जंगल, जो उनका घर थे, उन्हीं में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसका नतीजा, भूखमरी के कगार पर आ खड़ा हुआ पूरा समुदाय। तो कुल मिलाकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका था। जमीन चली गई, जंगल छिन गए, मिशनरियों की वजह से समाज में बंटवारा होने लगा, और जब इंसाफ के लिए अदालतों में गए तो वहां से भी दरवाजे बंद मिले। इसी बेबसी और गुस्से ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। और ठीक इसी गहरे संकट और निराशा के माहौल से एक उम्मीद की किरण निकली। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, धरती आबा का उदय। उनके लोग उन्हें धरती आबा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है पृथ्वी का पिता। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक यकीन था, एक गहरी आस्था थी। वो उन्हें किसी आम नेता की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा के तौर पर देख रहे थे, जो उन्हें इस मुसीबत से बचाने के लिए भेजा गया था। साल 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त वक्ता थे, जिनकी बातों में जादू था। और जब उन्होंने खुद को मुंडाओं के सबसे बड़े देवता सिंह बोंगा का दूत घोषित किया, तो हजारों लाखों लोग एक चुंबक की तरह उनकी ओर खिंचे चले आए। अब बिरसा का ये बढ़ता हुआ प्रभाव ब्रिटिश सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गया। तो 1895 में उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। अंग्रेजों को लगा कि अगर लीडर को ही हटा दिया तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे अहम भाग, उलगुलान के 3 चरण। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण सुधार आंदोलन ने एक सशस्त्र क्रांति का रूप ले लिया। देखिए, इस आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले हुई धार्मिक सुधार की शुरुआत, जब बिरसा ने अपने समाज को एकजुट करने का काम किया। फिर जब वो जेल से रिहा हुए तो दूसरा चरण शुरू हुआ, एक सेना बनाने का और राजनीतिक तैयारी का। और फिर आया तीसरा और अंतिम चरण, पूर्ण उलगुलान, यानी अंग्रेजों और दिकुओं के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान। तो सबसे पहले स्टेज में बिरसा का ध्यान लड़ाई पर था ही नहीं। उनका मकसद था अपने समाज को अंदर से जोड़ना, अंदर से मजबूत करना। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने, एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने और पशु बलि और शराब जैसी चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये एकता की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था। लेकिन जेल से लौटने के बाद उनके तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। 24 दिसंबर 1899 को उन्होंने ये शक्तिशाली घोषणा की, जिसने उलगुलान के आखिरी और सबसे हिंसक चरण का बिगुल बजा दिया।
ये सीधी लड़ाई का ऐलान था। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था। नहीं, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। गया मुंडा ने मिलिट्री की कमान संभाली, डोंका मुंडा ने राजनीतिक मामलों को देखा और सोमा मुंडा ने धार्मिक और सामाजिक मामलों की जिम्मेदारी ली। मतलब हर चीज सोची समझी रणनीति के तहत हो रही थी। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, हार, जीत और विरासत। इस महाविद्रोह का अंत आखिर कैसे हुआ और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़ लिया गया और कुछ ही महीनों बाद 9 जून को सिर्फ 25 साल की उम्र में रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि मौत हैजे से हुई, पर सच क्या था ये आज भी एक राज है। आंदोलन को तो बेरहमी से कुचल दिया गया था। 300 से ज्यादा मुंडा विद्रोहियों पर मुकदमे चलाए गए, जिनमें से 44 को उम्र कैद की सजा हुई। मुंडा समुदाय ने अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सैन्य तौर पर हारने के बावजूद इस आंदोलन ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उनका बलिदान बेकार नहीं गया था। 1908 में ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट पास करना पड़ा। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी, खूंट कट्टी सिस्टम को कुछ हद तक वापस लाया और बेगारी को खत्म कर दिया। ये वही मांगे थीं जिनके लिए मुंडाओं ने अपनी जान दी थी। आज बिरसा मुंडा की विरासत कई रूपों में जिंदा है। वो एक आदिवासी नायक हैं, वो गुलामी के खिलाफ प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक हैं और उन्हें आधुनिक झारखंड राज्य का जनक भी माना जाता है। जरा सोचिए, 19वीं सदी में शुरू हुआ एक आंदोलन 21वीं सदी में एक पूरे राज्य यानी झारखंड के बनने की नींव बना। स्वायत्तता और पहचान का जो सपना बिरसा मुंडा ने देखा था, वो एक सदी बाद जाकर सच हुआ। और यहीं पर आकर ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। एक सदी से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन जमीन, पहचान और अपनी स्वायत्तता की ये लड़ाई आज भी दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के लिए कितनी अहम है। बिरसा का उलगुलान शायद खत्म हो गया, लेकिन उनकी शुरू की हुई लड़ाई आज भी जारी है।